नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि वो इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। उन्होंने लिखा है, मैंने इस बुक का पहला एडिशन 1950 की शुरुआत में पढ़ा था, जब मैं 19 साल का था। मुझे तब लगा था कि इन्वेस्टिंग के ऊपर लिखी गई ये अब तक की सबसे बेस्ट बुक है, और मैं आज भी यही मानता हूं। सफलता से इन्वेस्ट करने के लिए पूरी जिंदगी आपको कोई बहुत ज्यादा आईक्यू, अनोखे बिजनेस इंसाइट्स या अंदर की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है वो है डिसीजंस लेने के लिए एक साउंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क और इमोशंस को उस फ्रेमवर्क को खराब करने से रोकने की एबिलिटी। ये किताब बिल्कुल साफ साफ वो सही फ्रेमवर्क बताती है। आपको इमोशनल डिसिप्लिन खुद लाना होगा। बफेट आगे कहते हैं, अगर आप उन बिहेवियरल और बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो ग्राहम बताते हैं, और अगर आप चैप्टर 8 और चैप्टर 20 में दी हुई अनमोल सलाह पर खास ध्यान देते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ग्राहम को फॉलो करेंगे तो आप मार्केट की बेवकूफियों से फायदा उठाएंगे, ना कि उनका हिस्सा बनेंगे। अपने ट्रिब्यूट में बफेट ने बेंजामिन ग्राहम के बारे में लिखा, वॉल्टर लिपमैन ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी छांव में दूसरे लोग बैठेंगे। बेन ग्राहम ऐसे ही इंसान थे। तो आइए उस पेड़ की छांव में चलते हैं। इस बुक का मकसद आम लोगों को एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाने और उस पर चलने के लिए गाइडेंस देना है। यहां सिक्योरिटीज को एनालाइज करने की टेक्निक के बारे में कम बात होगी। ज्यादा ध्यान इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड पर होगा। और शुरू में ही साफ कर दें, ये 1 मिलियन कैसे बनाएं जैसी बुक नहीं है। वॉल स्ट्रीट पर या कहीं और अमीर बनने का कोई आसान या पक्का रास्ता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनिए। 1929 में जॉन जे रॉस्कॉप, जो उस वक्त के बहुत बड़े फिगर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था एवरीबडी ऑट टू बी रिच। उनका थीसिस ये था कि अगर आप हर महीने सिर्फ $15 अच्छे कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल में आपके पास $80,000 की पूंजी बन जाएगी। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ $3600। अगर जनरल मोटर्स के ये टाइकून सही थे तो ये अमीर बनने का बहुत ही सिंपल तरीका था। लेकिन वो कितने सही थे? एक कैलकुलेशन से पता चलता है कि अगर उनके इस नुस्खे को 1929 से 1948 तक फॉलो किया जाता तो 1949 की शुरुआत में इन्वेस्टर की होल्डिंग्स की वैल्यू लगभग $8,500 होती। ये उनके $80,000 के वादे से बहुत दूर है। ये दिखाता है कि ऐसे ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस पर कितना कम भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक और बात, 20 साल के ऑपरेशन से जो एक्चुअल रिटर्न मिलता वो 8% कंपाउंडेड एनुअली से बेहतर होता। और ये तब जब इन्वेस्टर ने अपनी खरीदारी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी DJIA के 300 के लेवल से शुरू की होती और 1948 के एंड में 177 के लेवल पर वैल्यू की जाती। ये रिकॉर्ड रेगुलर मंथली परचेज के प्रिंसिपल के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये बुक स्पेक्यूलेटर्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग के ज्यादातर टेक्निकल अप्रोचेस का एक ही प्रिंसिपल होता है। आपको तब खरीदना चाहिए जब स्टॉक या मार्केट ऊपर गया हो और तब बेचना चाहिए जब वो नीचे गया हो। ये बिल्कुल साउंड बिजनेस सेंस के उल्टा है। 50 साल के स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस में बेंजामिन ग्राहम ने एक भी ऐसे इंसान को नहीं जाना जिसने इस तरह मार्केट को फॉलो करके लगातार पैसा बनाया हो। यह अप्रोच जितना पॉपुलर है उतना ही गलत है। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर के बीच के फर्क को साफ करना होगा, एक ऐसा फर्क जो अब भुला दिया गया है। तो इन्वेस्टर से हमारा क्या मतलब है? थ्रू आउट दिस बुक ये टर्म स्पेक्यूलेटर के आमने सामने इस्तेमाल होगा। 1934 में अपनी टेक्स्ट बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में ग्राहम ने दोनों के बीच के फर्क को एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन देने की कोशिश की। वो डेफिनेशन ये है, एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो थरो एनालिसिस के बाद आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी और एक एडिक्वेट रिटर्न का वादा करे। जो ऑपरेशंस इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते वो स्पेक्यूलेटिव हैं। जरा इस डेफिनेशन के बारे में सोचिए। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, आपको एक कंपनी को और उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस को थरोली एनालाइज करना होगा उसके स्टॉक खरीदने से पहले। दूसरा, आपको जानबूझकर अपने आप को सीरियस लॉसेस से बचाना होगा, मतलब सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल।
और तीसरा, आपको एडिक्वेट परफॉर्मेंस की उम्मीद रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं। एक इन्वेस्टर कैलकुलेट करता है कि एक स्टॉक की क्या कीमत है, उसके बिजनेस की वैल्यू के आधार पर। एक स्पेक्यूलेटर इसके आगे इस बात पर जुआ खेलता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि कोई और उसके लिए और भी ज्यादा पैसा देगा। जैसा ग्राहम ने कहा, इन्वेस्टर्स मार्केट प्राइस को वैल्यू के एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से जज करते हैं, जबकि स्पेक्यूलेटर्स अपने वैल्यू के स्टैंडर्ड्स मार्केट प्राइस पर बेस करते हैं। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस अब आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है। आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए और खुद के लिए सोचना आना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि ऐसी इंटेलिजेंस दिमाग से ज्यादा कैरेक्टर का ट्रेट है। इसका प्रभुत्व भी है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM एक हेज फंड था जिसे मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और 2 नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट्स चला रहे थे। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से ज्यादा गवा दिए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बेट लगाया था कि बॉन्ड मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड मार्केट और भी ज्यादा अबनॉर्मल होता चला गया और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया था कि उनके कोलैप्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लगभग दबा दिया था। या फिर सर आइजैक न्यूटन का किस्सा लीजिए। 1720 के शुरुआत में न्यूटन के पास साउथ सी कंपनी के शेयर्स थे, जो इंग्लैंड का सबसे हॉट स्टॉक था। जब उन्हें लगा कि मार्केट हाथ से निकल रहा है, तो इस महान फिजिसिस्ट ने कहा, मैं आसमान के सितारों की गति कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन लोगों का पागलपन नहीं। न्यूटन ने अपने शेयर्स बेच दिए और 100% का प्रॉफिट कमाया, जो 7,000 पाउंड्स था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मार्केट के जोश में बहकर न्यूटन ने बहुत ऊंचे प्राइस पर फिर से इन्वेस्ट किया और 20,000 पाउंड गवा दिए, जो आज के हिसाब से $3 मिलियन से ज्यादा हैं। अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने किसी को भी साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया था। सर आइजैक न्यूटन सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के टर्म्स में वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे। भीड़ के शोर को अपने जजमेंट पर हावी होने देकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने एक बेवकूफ की तरह काम किया। तो अगर आप अब तक इन्वेस्टिंग में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब यह है कि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने वो इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है। स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टमेंट समझना, ग्राहम चेतावनी देते हैं, हमेशा एक गलती है। कसिनो में जुआ खेलने की तरह ही मार्केट में स्पेक्यूलेट करना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन अपनी दौलत बनाने का ये सबसे खराब तरीका है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक अनोखा कसिनो है, एक ऐसी जगह जहां आप आखिर में हार नहीं सकते जब तक कि आप सिर्फ उन रूल्स से खेलें जो ऑड्स को आपके फेवर में रखते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अपने लिए पैसा बनाते हैं, जो लोग स्पेक्यूलेट करते हैं वो अपने ब्रोकर्स के लिए पैसा बनाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आम इन्वेस्टर 2 तरह के हो सकते हैं, डिफेंसिव या पैसिव। इन्वेस्टर, उसका सबसे बड़ा मकसद होता है सीरियस गलतियों या लॉसेस से बचना। उसका दूसरा एम होता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े, परेशानी ना हो और बार बार डिसीजंस ना लेने पड़ें। और दूसरा एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर, उसकी पहचान है कि वो टाइम और केयर डिवोट करने के लिए तैयार है, ऐसे सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करने में जो साउंड भी हों और एवरेज से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ग्राहम ने सलाह दी कि इन्वेस्टर को अपनी होल्डिंग्स हाई ग्रेड बॉन्ड्स और लीडिंग कॉमन स्टॉक्स के बीच डिवाइड करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉन्ड्स में प्रपोर्शन कभी 25% से कम या 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका उल्टा कॉमन स्टॉक्स के लिए सबसे सिंपल चॉइस होगा 50-50 प्रपोर्शन मेंटेन करना। जब मार्केट के उतार चढ़ाव से ये बैलेंस बिगड़ जाए, मानिए 5% से, तो इसे रीबैलेंस करके बराबर कर लें। तो स्पेक्यूलेशन में क्या गलत है? कुछ नहीं। ग्राहम कहते हैं, आउटराइट स्पेक्यूलेशन ना इलीगल है, ना इमोरल और ना ही ज़्यादातर लोगों के लिए पॉकेट को मोटा करने वाला। कुछ स्पेक्यूलेशन ज़रूरी भी है, लेकिन इंटेलिजेंट स्पेक्यूलेशन भी होता है और अनइंटेलिजेंट स्पेक्यूलेशन भी। सबसे बड़ी गलतियां हैं: 1. स्पेक्यूलेट करना जब आप सोच रहे हो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2. जब आपके पास सही नॉलेज और स्किल ना हो तो शौक के बजाय सीरियसली स्पेक्यूलेट करना। और 3. स्पेक्यूलेशन में उतना पैसा रिस्क करना जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेशन हमेशा फैसिनेटिंग होता है,
अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, जितना छोटा हो सके, उसे इस काम के लिए एक अलग फंड में रखें। उस अकाउंट में कभी और पैसा मत डालिए सिर्फ इसलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट्स बन रहे हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपने स्पेक्युलेटिव फंड से पैसा निकालने के बारे में सोचना चाहिए। और कभी भी अपने स्पेक्युलेटिव और इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस को एक ही अकाउंट या अपनी सोच के किसी भी हिस्से में मिलाएं मत। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करने वाला है, असली सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं। एक इन्वेस्टर होने का मतलब है डिसिप्लिन, एक प्लान बनाना और उस पर टिके रहना, भीड़ के साथ ना बहना बल्कि अपने एनालिसिस और अपने जजमेंट पर भरोसा करना। आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, आखिर में वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप कैसे बिहेव करते हैं। बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स के साथ आप एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे, हमेशा।